हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर यूजीसी नेट पेपर वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ यूजीसी नेट पेपर वन। ओके, होप आई एम ऑडिबल। ओके यस। सो मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग होता क्या है, तो टीचिंग हम क्यों करते हैं और ये पढ़ना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बिकॉज जब हम पीएचडी करने जाते हैं तो ऑब्वियसली मैनी टाइम्स अ पीएचडी इज़ डन फॉर प्रोफेसरशिप। So, professorship के लिए you must be knowing what are the objectives of teaching, what should be done in teaching, what are the motivational factors for teaching, and how teaching is done. ओके, सो यहाँ आप जैसे देख सकते हो, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भेज दूँगी। आई विल मेक अ टेलीग्राम चैनल। अगर मुझे ज़्यादा लोगों के मेजॉरिटी के कमेंट्स आए तो आई विल मेक अ टेलीग्राम चैनल एंड आई विल पोस्ट इट देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी। सो आप देख सकते हो, टीचिंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। किसी को कुछ सिखाना इज़ टीचिंग। प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अदर इंडिविजुअल। किसी को ज्ञान बांटना, टू मेक समवन लर्न अबाउट समथिंग इज कॉल्ड टीचिंग। टीचिंग क्या कह रहा है वो, इट इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस। व्हाट इज़ बाइपोलर प्रोसेस, ये कहा था जॉन एडम ने। इट इज़ अ नैरो मीनिंग। बाइपोलर मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। लेकिन जॉन ड्यूई ने कहा था कि टीचिंग इज़ द ट्राइपोलर प्रोसेस। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है, जैसे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ये एक फिगर है। एक्सक्यूज़ माई ड्राइंग स्किल्स। ये एक फिगर है, ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, समझ लीजिए ये हम हैं, ये आप हो, हम सब हैं ये। यहाँ आ जाता है एक टीचर, यहाँ आ जाता है इंडिविजुअल, इधर आ जाती है फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी एंड ऑब्वियसली नेचर, एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं, कैसा कल्चरल है, कल्चरल नॉर्म्स क्या है वहाँ की, सोसाइटल नॉर्म्स क्या है, फैमिली इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस, पेयर प्रेशर, सब चीज़ें एक टीचिंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, एन इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है क्वाड्रीपोलर। व्हाट इज़ क्वाड्रीपोलर नाउ, ये कहता है कि जो टीचिंग है वहाँ पर क्या क्या आता है, स्टूडेंट, करिकुलम, इंडिविजुअल तो है ही, टीचर भी है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल क्लाइमेट आ जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपको एक सुइटेबल क्लाइमेट मिले, अच्छा क्लाइमेट, तो आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हो। वहीं अगर आप देखोगे कि आप गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती, बिकॉज योर माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, राइट। सो नाउ सी द कंसेप्ट। टीचिंग इज़ एन important पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट्स स्पेशल फंक्शन इज़ टू इम्पोर्ट, किसी को नॉलेज देना, किसी को अंडरस्टैंडिंग देना। कोई कॉन्सेप्ट कोई पढ़ना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, आप उसको समझा रहे हो, ये आपका काम है। आपको लर्निंग को एक तरह से इन्फ्लुएंस करना है, इम्पार्ट करना है लर्निंग। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको बांटना। टीचिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। टू शेयर योर नॉलेज इज़ टीचिंग। Teaching is a communication between two or more persons which influence each other by ideas. They learn something together when they interact. टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लर्नर, टीचर, करिकुलम, ये जो भी वेरिएबल्स है, ये सारे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में हम इसको ऑब्टेन करते हैं, जिससे जो हमारा गोल है हम उसको अटेन कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स थ्रू टीचिंग एम्स, व्हाट आर द एम्स ऑफ द टीचर। सबसे पहला नॉलेज देना। टीचिंग का फॉरमोस्ट फंक्शन ही ये है कि नॉलेज इम्पार्ट करना। पासिंग सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना। मेकिंग द स्टूडेंट्स एक्वायर सम स्किल, लोगों को, स्टूडेंट्स को स्किल्स प्रोवाइड करना टीचिंग है। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो ध्यान से सुनना, टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्टिव, दैट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, मेमोरी इज़ द मेमोरी इज़ द लोवेस्ट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। अब मैं आपको अगर शॉर्ट समराइज टर्म में समझाऊँ, आप ये खुद पढ़ सकते हो। मैं आपको एक समराइज वे में समझाऊंगी क्योंकि हमारे पास काफ़ी कुछ है कवर करने के। तो पहला आ जाता है मेमोरी लेवल। मैं एक बार फोकस कर लेती हूँ। आई थिंक नाउ इज़ मोर क्लियर। पहले आ जाता है मेमोरी लेवल, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल,
फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल होता है लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल में हम कुछ भी सोचते नहीं है, इज थॉटलेस। आप देख सकते हो मैंने लिखा है ये थॉटलेस टीचिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग में हम थोड़ा सोचते हैं, रिफ्लेक्टिव में तो हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, हमारी क्रिटिकल लेवल की जो थिंकिंग होती है वो यहाँ पे डेवलप होती है। ओके, सो मेमोरी लेवल टीचिंग को हम कह सकते हैं कि रोट लर्निंग है, रट्टा मारना जिसे हम कहते हैं एक हिंदी वर्ड में। जब हम किसी चीज़ को रट्टा मारते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना किसी थॉट प्रोसेस के, हम सिर्फ रट्टा मारने लग जाते हैं। ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय हर्बर्ट। हर्बर्ट, याद रखना, ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीज़ों को समझने लगते हैं, हम खाली रोट लर्निंग नहीं करते, हम चीज़ों के देखते हैं कि क्या लिंक है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का क्या लिंक है, हम उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, 1 सेकेंड। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मैंने एक्सटेंसिव वे में नोट्स बनाए हैं। आपको भी ऐसे बनाने पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को एक क्लियर वे में समझ पाओगे। ठीक है, ये नोट्स मैंने कंप्लाई किए हैं गूगल, विकिपीडिया और कुछ वेबसाइट से, लर्निंग वेबसाइट्स। आप अपने हिसाब से खुद नोट्स बना सकते हो। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? मॉरिसन। सो जो हमारा पहला लेवल था, हमारा मेमोरी लेवल, इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट, और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल था इट वाज गिवन बाय मॉरिसन। ये याद रखना है। मॉरिसन लेवल में हम क्रैम नहीं करते चीज़ों को, हम यहाँ पे चीज़ों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हो। ठीक है, हमारी यहाँ मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो है, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, हम चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिससे हम उसको समझ पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हम खाली ये फैक्ट्स नहीं याद करते, ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का ये डेटा है, स्टेटिस्टिक्स है, हम रिलेट कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, हम चीज़ों को समझते हैं, उसके बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, तो अगर इसके मेरिट्स देखें हम, तो स्टूडेंट्स आर मेड टू यूज़ देयर थिंकिंग एबिलिटीज़, क्योंकि हम यहाँ पर सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो ऑब्वियसली इसके मेरिट्स हमारी जो मेमोरी लेवल है उससे ज़्यादा हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये कौन बच्चे करते हैं? जो पीएचडी लेवल्स में होते हैं, हायर एजुकेशन में जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है। जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी खुद की क्रिटिकल लेवल एबिलिटीज़ को यूज़ करता है, कि इसको हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल पीएचडी में हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब क्या है? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यू कैन से इन हायर एजुकेशन पीएचडी लेवल हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। सो हंट इसका मेन प्रोपोनेंट था। किसने दी थी ये थ्योरी? हंट ने दी थी। हंट हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल की होती है। ये हाईली थॉटफुल है और हाईली यूज़फुल है। यहाँ पर क्या होता है, एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट तभी आ सकता है जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस कर ले। पहले वो चीज़ों को रट्टा मारता है, उसको समझता है, फिर जाके वो अपनी एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। रिफ्लेक्टिव लेवल इसको कहते हैं। ओके, दैट वाज दीज वर द मेन 3 लेवल्स। पहला आता है मेमोरी लेवल, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है रिफ्लेक्टिव, फिर आता है माइक्रो टीचिंग। Again, a very significant concept. Micro teaching is teacher training program. Teacher training program. यहाँ क्या हो रहा है? इट्स अ टेक्निक दैट हेल्प्स द ट्रेनर टीचर्स टू मास्टर द टीचिंग स्किल्स। जो एक टीचर है उसकी टीचिंग स्किल्स को और बेहतर और बेटरमेंट के लिए हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ाता है, या पहले बहुत ही कम बच्चों को पढ़ाता है, जिससे जिससे वो अपना जो फोकस है, सेंटर ऑफ अटेंशन सबको दे पाए इक्वली। वो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को यूज़ करता है और एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। ठीक है, ये एक तरह से ट्रेनिंग मेथड है टीचर्स के लिए, कि उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को जानने के लिए। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम बाइपोलर प्रोसेस यूज़ करते हैं स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ की साइकिल क्या है, पहले हम प्लान करते हैं। क्लास में आने से पहले आप ऐसे ही तो नहीं बड़बड़ाने लग जाओगे। यू हैव टू फर्स्ट प्लान कि आप कौन सा लेक्चर दे रहे हो, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं, पहले प्लान करते हो, फिर आप पढ़ाते हो, फिर आप ऑब्ज़र्व करते हो कि कितना समझ आ रहा है लोगों को,
ठीक है, क्योंकि हम टीचर्स क्या करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं। टीचर्स को समझ आ जाता है कि कौन बच्चे का ध्यान क्लास में है, किस बच्चे का नहीं है, तो वो देखती हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कम बच्चों का ध्यान है या फिर इक्वली सारे बच्चों का ध्यान नहीं है ना। वो रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है, इवैल्यूएट करते हैं, ग्रेड्स देते हैं, फिर देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चों का स्कोर एवरेज है, बिलो एवरेज है, अपर एवरेज है। फिर वो फिर से रीप्लान करते हैं, फिर रीटीच, री ऑब्जर्व, री रिफ्लेक्ट। तो ये एक माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बुक्स में ये काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये कुछ एमसीक्यूज़ थे जो मुझे लगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, बट ये हम तब करेंगे जब हमारा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। A very very important topic again, domains of learning, also known as 3H। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन हम कहते हैं जिसको। यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन आप देख सकते हो, कॉग्निटिव डोमेन जहाँ पर इंटेलेक्चुअल मेंटल एबिलिटी की बात होती है, यू कैन से माइंड। फिर आता है अफेक्टिव डोमेन जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, इमोशन से रिलेटेड, हमारी फीलिंग्स, पर्सनैलिटी। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर में किसकी बात होती है, साइकोमोटर में बात होती है हमारी हैंड्स, हमारे स्किल्स, जो कहते हैं ना वर्किंग मेथड्स, वर्कशॉप मेथड, हम कैसे काम कर रहे हैं चीज़ों पे, उनकी बात होती है। ये किसने दिया था, बेंजामिन ब्लूम ने दिया था ये। तो पहले आ जाता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। इसके लेवल्स होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पहले हमारा नॉलेज आ गया, पहले हम चीज़ों की नॉलेज लेते हैं, उनको समझते हैं, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसका पूरा अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग, सेम हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरह उसको समझते हैं, लिंक फॉर्म करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, फिर उसको एनालाइज करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, फिर उन टुकड़ों को वापस जोड़ना, उसको कहते हैं सिंथेसिस, फिर उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन जो होता है, इट इज़ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। फिर आता है इफेक्टिव। इसके भी 5 लेवल्स हैं। पहला रिसीव, पहले हम नॉलेज को रिसीव करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसको वैल्यू करते हैं, उसको एक तरह से सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको हम कैरेक्टरसाइज करते हैं। कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर हाईएस्ट लेवल है। फिर आता है कौन सा, साइकोमोटर। इसके 5 मेथड्स हैं। पहला, दूसरों को हम पहले कॉपी करते हैं, कॉपी करके सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गिटार बजाना सीख रहे हो, पहले आप देखते हो वीडियोस कि वो कॉपी कैसे कर रहा है, वो कॉर्ड्स कैसे लगा रहा है, पहले हम इमिटेट करते हैं, फिर उसको हम थोड़ा अपने स्टाइल से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम जो हमने मैनिपुलेट किया है, फिर हम देखते हैं हमसे गलती कहाँ हो रही है, जो गलती है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, प्रिसाइशन। फिर आर्टिकुलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपनी ही धुन बनाते हैं, अपनी ही ट्यून हम उसको क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। तो बेनिफिट्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, हमारी समझ, देखिए समझ हमारी बढ़ती है, वी आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं चीज़ें। ऑब्वियसली अगर हम समझेंगे, हमारी स्किल्स डेवलप होगी, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, याद रखेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और हम चीज़ों के जो हम सीखना चाहते हैं, लर्निंग के लिए हम लगता है हमारा एक इंटरेस्ट फैसिनेट हो जाता है, कॉग्निटिव डोमेन में ही आ जाते हैं इफेक्टिव और साइकोमोटर। सो यू कैन से इन वन वर्ड दैट कॉग्निटिव डोमेन इज़ अ ब्रॉडर वे ऑफ थिंकिंग। These are again some MCQs as you can see. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग, 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से आप देख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ टीचिंग क्या है, मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग असाइनमेंट्स और डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, आप कॉमन सेंस ही बता सकते हो कि मंथली रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ठीक है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, बट इट इज़ नॉट द सोल पर्पस, सोल फोकस तो नहीं है। असाइनमेंट्स बनाना भी एक सोल फोकस नहीं है। डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करना, स्टूडेंट्स को समझाना टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, येस दिस कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ टीचिंग। नाउ डेल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन आई थी एक, डेल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या होती है, डेल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट। ये बड़े बच्चों के लिए था जो हायर एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीएचडी, मास्टर्स, रिसर्च, ये उन बच्चों के लिए था, ओल्डर चिल्ड्रन के लिए आप
ठीक है, इसमें क्या बोला था उन्हें, जो स्टूडेंट्स हैं वो जब हायर एजुकेशन में आते हैं वो एक अपने हिसाब से पढ़ते हैं, दे वर्क एट देयर ओन पेस एंड इट। और जब उनको कोई हेल्प चाहिए होती है, जब भी उनको लगे कुछ नेसेसरी है, तब वो टीचर्स की हेल्प लेते हैं, अदरवाइज़ वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। वो खुद का टाइम टेबल बनाते हैं और वो अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो encouraged to help each other with their work. So that was Delton's scheme of education. So these are some other MCQs. So that was all for today's class. See you next week. In next week, we will learn about teaching theories such as classical theories and social theories. So that was all for today. Take care. God bless you. Thank you. And please subscribe and please like also. Bye bye.